पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट था जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा पॉइंट क्या था? ऋतुएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वर्षा का वितरण। और फिर हो जाएगा कौन सा? तथ्य। यही था। 5 पॉइंट था जलवायु का। पहला पृष्ठभूमि, दूसरा क्या था? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फिर ऋतुएं, फिर वर्षा का वितरण, और क्या हो जाएगा? बोलो। आए तथ्य। इनके अंदर बाकी में कोई ज्यादा को नहीं। ऋतु आपको पता है कि हमारी कितने टाइप की ऋतु मिलती है? 4 टाइप की। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। फिर कौन सी? वर्षा ऋतु जो अभी चल रही है। उसके बाद सर्दी, सर्दी स्टार्ट होगी, हल्की सर्दी, तो उसको बोलेंगे शरद ऋतु। और फिर एकदम भयानक ठंड होगी, उसको क्या बोलेंगे? शीत। 4 ऋतुएं हो जाएगी। इसी टाइप वर्षा का जो वितरण है वो भी 2 आधार पर हो जाएगा। कैसा? मौसम। मतलब हम ऋतुवार कहेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसा? ऋतुवार। ऋतुवार मतलब ऋतु के हिसाब। नेक्स्ट कौन सा? क्षेत्रवार। क्षेत्रवार का मतलब समझ गए? कौन से एरिया में कितनी बारिश हो रही है, ऐसा पढ़ेंगे। यहाँ करके अपना जो जलवायु टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने पृष्ठभूमि पढ़ लिया। और ये चल रहा है शायद हमारा कौन सा? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने 3 कारक पढ़ लिए। सही बोल रहा हूँ मैं? कितने कारक पढ़ लिए? 3 प्रभावित करने वाले कारक। किसको प्रभावित करने वाले कारक? जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 पढ़ लिए सर। कौन सा? पहला अक्षांशीय स्थिति। कैसा? अक्षांशीय अवस्थिति बोल दो, एक ही बात है, याद रह जाएगा। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। और तीसरा पढ़ा था समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, यही पढ़ा था। देखो, पहला अक्षांशीय स्थिति पढ़ लिया। क्या है भाई? अक्षांशीय स्थिति में निम्न अक्षांशों की तुलना में उच्च अक्षांशों में क्या ज्यादा होगा? है? ठंड ज्यादा होगी। निम्न अक्षांशों की तुलना में उच्च अक्षांशों में ठंड ज्यादा होगी। उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में क्या ज्यादा होगा? है? तापमान ज्यादा होगा। ऐसे क्या है? कैसे भी उल्टा मतलब हर चीज का नॉलेज है ना आपको। फिर क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। तल, हाइट से ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाएगा। 165 मीटर ऊंचाई पर जाते कितना हो जाएगा? 1 डिग्री कम, जबकि 32 मीटर नीचे जाने से 1 डिग्री बढ़ जाएगा। समुद्र तट से दूरी, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी? है विषमता। विषमताएं बढ़ती चली जाएगी। ये पढ़ लिया। अब आगे आ जाओ आप लोग। और अब हमें देखना है चौथा। चौथा है उच्चावच। उच्चावच। उच्चावच के वे छठा सातवां बोलो। उच्चावच बताओ पहले, उच्चावच होता क्या है? भौगोलिक उच्चावच है। क्या होता है उच्चावच? बोलो, जो मन में आ रहा है, जो ऐसे ऐसे जैसे जो भी दिमाग में आ रहा है वो बोल दो। है? तुम बताओ उच्चावच क्या होता है? नहीं पता? कुछ तो समझ में आ रहा होगा अभी, ऐसे मन में ऐसा ऐसा आ रहा है। हाँ जी। उच्चावच के वे हाँ, नाम से स्पष्ट। ऐसे क्या बोलते नहीं हो तुम लोग? नाम से स्पष्ट है। उच्च आवाज। ऊंची नीचे जितनी भी चीजें हैं, उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे जो भी चीजें हैं, सब क्या है? उच्च आवाज है। तो नाम चेंज कर देना आज के बाद। क्या कर देना है? हाँ। ऊंची नीची जो भी उबड़ खाबड़ जगह है, सब क्या? ऊंचा आवाज है। ऊंचा आवाज प्रभावित करे, क्यों को नहीं करे? किया प्रभावित करे? जितनी भी ऊंची नीची सारी ऊंचा आवाज है। जी हाँ, ऊंचाई पर जावा तो वैसे वैसे अलग से भी लिख दिया, यहाँ भी है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर गिरता जाएगा। है? जी हाँ, मान लो कोई पहाड़ है ऊंचा, मान लो कोई पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ आ गयो मानसून के समय। तो पहाड़ की जो जो हवाएं, जो मानसून है पहाड़ से टकराएगा उस तरफ,
तो बारिश खूब होगी, और पीछे का भाग क्या रह जाएगा, सूखा रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लो शीतलहर आई है, जैसे यहाँ हिमालय की बात करें, जैसे भारत में हिमालय की बात करें, तो मानसून जब आता है, मानसून हवाओं को रोक कर हिमालय भारत में खूब बारिश करता है, तो प्रभावित कर दिया कि नहीं कर दिया। शीत ऋतु में वहां से शीतलहर आती है, कहाँ से, ऊपर से, रूस से। तो हाँ, रूस से ही आती है, तो साइबेरिया वाला पार्ट है वो रूस, तो रूस से जो ठंडी हवाएं आती है उसको रोक लेता है। अब तुम कहोगे ये गड़बड़ कर दिया, अरे गड़बड़ नहीं कर दिया, ये यदि हिमालय नहीं होता तो हमारा बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एक तो बारिश नहीं होती, ऊपर से ठंड भयानक पड़ती, तो जैसे सब कुछ सिकुड़ जाता, फसलें वसलें बर्बाद हो जाती, तो बहुत खराब हो जाता सिस्टम। इसलिए हिमालय जो है, ऊंचावच के तहत हम हिमालय को भी रख सकते हैं, अलग से भी पढ़ सकते हैं, तो ऊंचावच ये पहाड़ है, पहाड़, सूर्य एक तरफ चमक रहा है पहाड़ की तरफ, सूर्याभिमुखी, सूर्य की तरफ जो पहाड़ का ढाल है उसे बोलेंगे सूर्याभिमुखी। वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, जस्ट अपोजिट पहाड़ के पीछे जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, तो बताओ वहाँ टेम्परेचर होगा क्या, टेम्परेचर बहुत कम होगा। तो दोनों तरफ पहाड़ ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ज्यादा अक्षांशीय स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो पहाड़ है, एक तरफ वनस्पति अलग होगी, एक तरफ वनस्पति अलग होगी, एक तरफ का टेम्परेचर अलग होगा, एक तरफ का अलग क्या होगा, टेम्परेचर होगा। कई बारी घाटियों के अंदर क्या हो जाता है, मानसून घुस जाता है, तो वहाँ का सारा मामला उल्ट फिर कर मचा देता है। जैसे घाटियों में क्या घुस गया, मानसून खूब बारिश करेगा, सारी चीजें क्या कर दी, चेंज कर दी। तो बताओ ऊंचावच बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है किसको, जलवायु को। थाने बात समझ में आ गई ना, है, ऊंचाई नीचाई आ लो, समझ में आ गई बात। तो पूरा क्या है, ये प्रभावित करता है, तो आपको एग्जाम्पल से बता दिया। नेक्स्ट उचावच का ही पार्ट है, पर्वत की स्थिति, क्योंकि हिमालय, इस संदर्भ में हम हिमालय देखेंगे। हिमालय, हिमालय हमारी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। गुरुजी कैसे करता है, ये देख लो, ऐसे करता है, कैसे करता है, ये है हमारा हिमालय। तो बताओ यहाँ, ये हिमालय, हिमालय पड़ रखा है ना अभी, ये क्या है, हिमालय। बताओ यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से मानसून आ रहा है, तो इस मानसून को रोक कर यहाँ क्या करवा रहा है, बारिश। ठीक है, जबकि ऊपर से क्या आ रही है, ऊपर से शीतलहर, और शीतलहर से हमारी क्या कर देता है, रक्षा। तो बताओ, एक तो मानसून कराने में सहायक है, दूसरा सर्दी से हमें हिमालय बचा देता है, तो सारी चीजें हो जाती है। सर क्या लिखना है, ये लिख रहा हूँ, मानसून, मानसून रोक तो कर क्या है कि क्या करवाता है, वर्षा। जबकि शीतलहर, शीतलहर के लिए किसका काम कर रहा है, अवरोधक। लेकिन दोनों स्थिति में हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से ये हिमालय है, ये क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, हिमालय की स्थिति, फिर आप आ जाएं नेक्स्ट, मृदा का स्वभाव, मृदा का स्वभाव, मृदा का स्वभाव कैसे करता है, देखो होता क्या है, 10th क्लास में पढ़े हो, जल चक्कर, कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, किन किन याद है, जल चक्कर, कार्बन चक्कर और नाइट्रोजन चक्कर, किस किस को याद है स्कूल टाइम में। सर एक मेरा भी चक्कर चला था स्कूल टाइम में, वो याद है, बाकी कोई सब याद नहीं है। तो फिर मामला गड़बड़ है, तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी को याद है क्या। हाँ, तो मृदा स्वभाव में आप एक तो बिल्कुल बेसिक बात ये ऐसे याद रखें कि जैसे मृदा है, एक मृदा महीन कणों वाली, एक बड़ो कण, बड़े कण होते हैं मृदा के, एक छोटे छोटे कण होते हैं। मृदा के प्रकार पढ़ लिए तो देखो, एक टॉपिक का ज्ञान मतलब कोरिलेट है, सबसे जुड़ा हुआ है, वो टॉपिक क्लियर है तो आपको हर जगह वो काम आएगा। मान लो मोटे कणों की मृदा है, वो नमी को बचा के नहीं रख पाएगी, बजाय इसके विपरीत छोटे कणों की जो मृदा है, वो नमी धारण करने की क्षमता उसमें क्या होगी, ज्यादा। तो उससे टेम्परेचर, वनस्पति सब चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एक कार्बन चक्र होता है मृदा में, आपने पढ़ा होगा कार्बन चक्र। कार्बन चक्र में कैसे ध्यान रखना है, मृदा क्या है कि कार्बन को मेंटेन करके रखती है। जिस मृदा के अंदर कार्बन कम होगा, उस इलाके में
जिस इलाके की मृदा में कार्बन कम होगा उस इलाके में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में ज्यादा होगी, और जिस क्षेत्र में जिस मिट्टी में कार्बन की मात्रा ज्यादा है उस इलाके में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या होगा, कम होगा। मतलब जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो बताओ प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? तो इस तरीके से मृदा प्रभावित करती है। यदि मृदा के अंदर कार्बन क्या है, मृदा के अंदर कार्बन ज्यादा है तो उस क्षेत्र में क्या होगा, CO2 कम। और यदि जिस क्षेत्र में कि मृदा में कार्बन क्या है, कार्बन उसमें कम है, तो उस क्षेत्र की मृदा, उस के क्षेत्र का वातावरण में CO2 की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और मृदा का ये कौन सा चक्र है गुरुजी, ये होता है कार्बन चक्र। क्लियर? आगे बढ़ जाए, आगे देखो, आगे जलवायु को प्रभावित करने वाले और कौन कौन से कारक हो सकते हैं। देखो नेक्स्ट, 7 हो गए क्या? 8वां, वर्षा कह दें या हम क्या बोल दें, मेघ। वर्षा और मेघ, वर्षा और मेघ कैसे प्रभावित करते हैं, इस मानचित्र को देखें आप। इस मानचित्र को देखेंगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा। थेवनिया बताओ, ये विश्व का मानचित्र है और ये आपका क्या है, भारत का मानचित्र हो गया। ये क्या है गुरुजी, ये विश्व का मानचित्र है। इसमें आप ऐसे बताएं, इसको छोटा कर देते हैं ना, इसको ऐसे कर देते हैं, सही है। आप ये बताएं, पहले तो मैं तीन जो रेखाएं हैं वो बता देता हूं आपको। तीन रेखाएं कौन सी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। पहले भूमध्य रेखा की बात करते हैं। भूमध्य रेखा यहाँ से होके जाएगी, क्लियर है? सॉरी, हाँ भूमध्य रेखा तो यहीं से होकर जाएगी ना, भूमध्य रेखा यहाँ से होकर जाएगी, तो उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। करते हैं, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी। भूमध्य रेखा यहाँ से होकर जाएगी, क्लियर है? ऊपर वाली कौन सी रेखा बताई, ऊपर वाली कौन सी है, कर्क रेखा सर यहाँ से होके जाती है। कहाँ से होके जाती जाएगी कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके जाएगी, इधर से। ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है, ये आपकी है मकर रेखा। ये कौन सी है, मकर रेखा। भारत वाला मानचित्र मैं ऊपर लेके चलता हूँ तब समझ में आएगा आपको। चलो यहाँ से हो जाएगा, हाँ एक ही दर्शानी है ना तो हो ही जाएगा ना, एक ही दर्शानी है तो हो ही जाएगा। आ लो, करना क्या है, ये है भूमध्य रेखा, ध्यान से समझना। ये है ऊपर वाली कर्क रेखा और ये वाली कौन सी है, मकर रेखा। एक बार भारत वाला एक बार भूल जाओ आप, इधर वाला देखो, ठीक है? ऊपर वाला क्या है गुरुजी, ऊपर वाला NP मतलब नॉर्थ पोल, नीचे वाला क्या हो जाएगा, SP मतलब साउथ पोल। क्लियर है? मैं एक एक से पूछूंगा फिर बात करेंगे, ठीक है? आपनो मृदा को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट कारक कौन सा है, वर्षा या मेघ। वर्षा या मेघ किससे पूछें, इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे या चलो पीछे से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, ब्लैक शर्ट। पहली बात, गर्मी के अंदर ब्लैक शर्ट नहीं पहननी चाहिए। हालांकि ब्लैक शर्ट पहना जाता है गोरा दिखने के लिए, समझ रहे हो बात, लेकिन थोड़ा मौसम का भी ध्यान रखो, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट होता है ये। हाँ इधर आ जाए, तुम ही बता दो। शाबाश। यहाँ मैं उत्तरी ध्रुव, 5 लोकेशन है, उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव। इसमें सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, जो भी मन में आ रहा है बता दो। हैं, ऊपर उसे, यहाँ, हाँ जी तुम बताओ। हाँ जी, बिछाड़ा उसे भूमध्य रेखा पर, केड़ा, क्या बात है।
इधर से तुम बताओ। हाँ जी, मैं तो बात ही भूल गया, सर्ट की बात करके रह गया यार। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर कौन में? तो यार तुम तो हरेक चीज़ हाँ हाँ करने लग रहे है। किसी को तो मना करो। है, सबको हाँ कर रहा है। लड़कों की आदत होती है। इधर से शाबाश। भूमध्य रेखा पर होगी, बेझिझक। कैसे? तो अच्छा, शाबाश। ठीक है ना? तुमने ऐसे ही बता दिया कि बारिश अन सोचो ऊपर बारिश है तो चलो ऊपर से ही आती होगी। हैं? ऐसे नहीं करना। ऐसा है कि सूर्य भूमध्य रेखा के आसपास ज्यादा चमकता है, तो वहां क्या है कि भूमध्य रेखा के आसपास हर रोज 12 महीना, लगभग 12 महीना रोजाना 2 बजे से 4 बजे तक बारिश होती है। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास वर्ष भर बादल छाए रहते हैं, और वर्ष भर क्या होगी? बारिश। तो बताओ वहां की जलवायु अलग होगी। है, और एक कुछ, और जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे या कोई जरूर नहीं, कुछ और कारक भी प्रभावित कर जाते हैं। जहां मान लो बादल नहीं रहते या बहुत कम रहते हैं। अब तो आपको कहे सर बादल से कैसे? अरे भाई, पहली बात, बादल छाए डाले से दो कंडीशन के अंदर याद रखनी। पहली बात, बादल छाए डाले से तो सूर्य को प्रकाश धरती तक आ सके। अरे जब धरती को प्रकाश, धरती का सॉरी, धरती का क्या प्रकाश होता है? सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश धरती को छुएगा तभी तो क्या होगी? धरती गर्म होगी, ऐसे थोड़ी गर्म होगी। बीच में क्या गया? बादल। धरती पर सूर्य तक का प्रकाश आ ही नहीं रहा, बादलों से टकरा कर वापस क्या है? प्रकाश चला गया, तो टेम्परेचर में कुछ कमी आएगी ना। एक खुलो पड़ो आसमान, सीधो प्रकाश आयो, धरती ने पूरी क्या कर दी? गर्म कर दी। जी अपने राजस्थान को थार को मरुस्थल है, बताओ बादल कितना दिन रह बैठे? रह भी को नहीं। पूरे साल को आप काउंट करें तो हमने सावन को महीनों कैसे कहा? सावन के महीने में भी हमेशा के बादल कौन रहे हुए? तो लगभग मान के चलो, पूरे अपन मान ही लेते हैं कि 12 महीनों में 15 दिन, पूरे दिन के हिसाब से बात करें तो बादल छाए रहते हैं अधिकांश समय। आसमान खुला है, इसलिए सूर्य का प्रकाश आया और धरती ने क्या कर दी? पूरी गर्म कर दी। तो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए याद रखिए कि एक तो बादल आने से धरती तक टेम्परेचर नहीं आ पाएगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरा, बादल होगा तो संभावना ये है कि बारिश होगी, तो बारिश होगी तो फिर वो सारी चीजें आर्द्रता वगैरह सब हो जाएगा। तो और बारिश होगी तो पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधे होंगे तो वो भी, तो एक कारक से 10 कारक आपस में कोरिलेट है। तो इससे तो बताओ, वर्षा या कहीं मेघ, ये भी जलवायु को प्रभावित करते करते कि नहीं करते? ठीक है, फिर आपने पश्चिम राजस्थान में जलवायु गर्म की वजह से आई है, तो वर्षा और मेघ, जैसे मान लो भूमध्य रेखा, इसलिए बताया भूमध्य रेखा पर वर्ष भर क्या रहती है? वर्षा और मेघ, इसलिए वहां टेम्परेचर क्या होगा? कम। और जहां खुला आसमान है, क्या है? खुला आसमान, तो वहां सूर्य की किरणें क्या है? धरातल तक आ जाएगी, धरातल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा, और फिर गर्म होने बंद, सारी चीज थे जानो यो है। अच्छा, ये देखो भारत से कौन सी रेखा जा रही है? कारक रेखा, ये 8 राज्यों से सही बनाई है ना? हाँ, इसको जूम करके दिखा दिया। सारी ना काट दी, और सारी काटिया तो तीनों ही मार्क जैसे, लेकिन क्योंकि ये इसको हमने क्या कर दिया? जूम कर दिया। ठीक है ना? तो केवल ऊपर वाली याद रखना है। सर ये तो समझ में आ गया कौन सा कारक, वर्षा या मेघ। नेक्स्ट 9वां जो कारक है वो मैं लिख रहा हूँ, जल और थल का वितरण। जल और थल, जल और थल का वितरण, ये तो बिल्कुल इजी, आपको समझ में आ जाएगा। 10वां है एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो, ला नीनो। चलो देखो थेमनिया बताओ कि जल और स्थल का वितरण कैसे? जल और स्थल का वितरण में तो सिंपल आपको याद रखना है कि सिंपल सी बात है कि जलीय भाग ज्यादा, उससे जलीय भाग ज्यादा होगा तो क्या होगा? वहां किस टाइप की जलवायु मिलेगी? ये समकारी, ज्यादा अप डाउन्स नहीं होगा, क्योंकि जल का स्वभाव है जल देरी से तो गर्म और देरी से ठंडा, जबकि स्थल का स्वभाव है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। कल समझाया था ना आपको, 2 दिन में प्रैक्टिस किया था सर, आपने जो समझाया था वो आपको इससे पहले की क्लास में बताया था ना। हाँ, तो
होता क्या है कि जो जल और थल का वितरण, यदि जल का वितरण ज्यादा है तो वहाँ अप डाउन्स कम होंगे, जलवायु समकारी होगी, और थल ज्यादा है तो वहाँ क्या होगा, जलवायु के अंदर विषमताएं ज्यादा होगी। फिर है एल नीनो और ला नीनो। ये क्या है कि समुद्री धाराएं हैं, एक टाइप की समुद्री धाराएं हैं। एक कोल्ड है और एक ये हॉट है। हॉट कौन सी है? एल नीनो, ये क्या है, हॉट है, हॉट स्ट्रीम। ठीक है। और ये क्या है, कोल्ड स्ट्रीम। क्या है, कोल्ड स्ट्रीम। अब एक बात बताओ, समुद्री धाराएं यहाँ मान लो नीचे पीछे, क्योंकि सारे समुद्र, यहाँ तो हिंद महासागर है और इधर कौन सा है, अंटार्कटिक, और उधर कौन सा है, प्रशांत। ठीक है। तो एक 4-5 साल के बाद में, क्योंकि समुद्र का पानी सारा पानी मिला हुआ आपस में, तो क्योंकि प्रशांत महासागर के अंदर 4-5 साल बाद ऐसा सिस्टम होता है कि पेरू के तट पर एक गर्म जल धारा पैदा होती है जिसका नाम है एल नीनो। ठीक है। तो एल नीनो होट मतलब गर्म जल धारा है, और एक होती है जस्ट अपोजिट है ला नीनो, जो कि है कोल्ड है, तुलनात्मक रूप से कोल्ड है। तो बताओ, एक सिंपल इसको देसी भाषा में आप समझेंगे कि आपने गर्मी बढ़े, थार के मरुस्थल में गर्मी बढ़े और समुद्र के वह ठंडो, तो ये गर्मी बढ़ने से इलाका पूरा खाली हो जाएगा, हवाएं चली जाएगी, गर्म हवा हल्की होती है, इस हवा को भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं आती है, तब अपने साथ बादल लेके आती है और बारिश होता है। तो समुद्र आमने खातिर किसे होना जरूरी है? समुद्र का पानी कैसा हो, हॉट होगा या कोल्ड होगा, तब हमें हमें ज्यादा फायदा मिलेगा? है, समुद्र का पानी हॉट होगा तो फायदा हो है। हमारे बारिश कब ज्यादा होगी? है, हॉट होगा? झूठ बोल रहा है। हॉट, हॉट से कैसे होगा, कोल्ड से कैसे होगा? है, हमारे बारिश ज्यादा कब होगी, जब समुद्र का पानी गर्म होगा या ठंडा होगा? गर्म होगा। ठंडा और होगा, ज्यादा और ठंडा तब होगा। बताओ ना शाबाश, आप बताओ। हाँ जी। कौन सा पानी कैसा होना चाहिए हमारे लिए, इन दोनों में से बता दो। ठंडा होगा तो हमें ज्यादा बारिश होगी, पक्की बात है। तुम बताओ। हाँ जी। ठंडा समुद्र का टेम्परेचर कम होगा। हाँ जी। ये बाड़मेर से येलो शर्ट, बताओ। ठंडा चलो अच्छा है, समझे हो तो बताओ, उधर से बताओ शाबाश। कौन सा हमारे लिए, कौन सा बढ़िया बारिश अच्छी होने के लिए? हाँ देखो क्या रहे हो। बंद कर दो ना उसको पीछे। हाँ जी, बताओ। शाबाश, हमारे लिए कौन सी सही है इसमें दोनों में से? ठंडा ज्यादा सही है, गर्म सही है? अभी तो ठंडा और ठंडे हो जाए गर्म गए, एक तो सही हुई सी, अरे यार दो ही है। सिंपल ऐसे समझो कि हमारे यहाँ क्या हो गया इधर देखो। अरे यार यहाँ क्या चल रहा है? सर यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, इधर देखो। अरे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो हवा गर्म, जगह खाली, इस खाली जगह को भरने के लिए महासागर, यहाँ से क्या आएगी, हवाएं आएगी। ठीक है। अब ये मतलब मान लो यहाँ का टेम्परेचर की बात करें तो ये बिल्कुल जीरो हो गया, ये से समझो, मतलब संख्या वैसे तो जीरो होने से ठंडा होता है, पर मैथ के डाटा के हिसाब से पढ़ते हैं, ये खाली हो गया, बिल्कुल जीरो है यहाँ। और यहाँ क्या है, 100 है मान लो, डाटा के हिसाब से। एक तो हवा उतनी स्पीड से आएगी। अब दूसरी कंडीशन है कि यहाँ जीरो ही है और ये थोड़ी सी गर्म हो गई, गर्म हो गई मतलब है 80 है। और एक है यहाँ और ज्यादा ठंडा हो गया मतलब 120 है। तो बताओ, यहाँ तो जीरो है ही है। तीनों कंडीशन है, बताओ कौन सी हवा जल्दी फास्ट आएगी? है, 120 वाली फास्ट आएगी, तो मतलब क्या हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है? 100 से ज्यादा, मतलब 100 तो नॉर्मल, और नॉर्मल ये ज्यादा ठंडा हो रहा है, इधर ज्यादा ठंड है, तो फिर अचानक हवा आएगी, इसलिए कोल्ड स्ट्रीम है वो हमारे लिए क्या है, अच्छी है। हम तो गर्म है ही है, फिर हमारे साथ गर्म आ जाएगा तो क्या मतलब है, ठंडा हो तब चलेगा ना। हाँ, ऐसे ध्यान रखना है। सिंपल सा एग्जांपल दिया यार, आप समझते नहीं हो। तो ये हॉट स्ट्रीम है, ये भारतीय मानसून को,
भारत के मानसून को क्या करती है? कमजोर। क्योंकि ये गर्म है ना, तो अपनी गर्म है, मतलब ही नहीं है। हमारे लिए तो क्या जरूरी है? हाँ, और ये ला नीनो भारत के लिए क्या लेकर आती है? मानसून। ये मानसून को क्या कर दिया? तगड़ा कर दिया। क्या कर दिया? तगड़ा। समझ रहे हो बात? ये भी हमारे लिए प्रभावित कर रही है जलवायु को। हो गए क्या सारे? नहीं, और पढ़े सर। 11वां नेक्स्ट देखो। वानस्पतिक कारक। वानस्पतिक कारक। वानस्पतिक कारक में मूल शब्द क्या है? वन। मतलब वनस्पति है वैसे, वन आप याद रख लो। हाँ, देखो वन है, जहाँ जंगल है तो वन क्या है? आर्द्रता मेंटेन करने में सहायक होते हैं। और आर्द्रता मेंटेन करेंगे तो वर्षा ज़्यादा होगी, इसलिए जहाँ ज़्यादा जंगल है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, टेम्परेचर कम रहेगा। और जहाँ वर्षा नहीं है, पश्चिम राजस्थान में देख लो, जहाँ जंगल नहीं है, तो टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह क्या है? यहाँ जंगल ही नहीं है, जंगल काट दिया। तो सिंपल सी बात, जहाँ वन ज़्यादा, वहाँ आर्द्रता क्या होगी? ज़्यादा। वर्षा क्या होगी? ज़्यादा। वन ज़्यादा तो आर्द्रता ज़्यादा, वर्षा ज़्यादा। जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वन कम है तो आर्द्रता नहीं है, आर्द्रता नहीं है तो वर्षा नहीं। आगे बढ़ जाएं। तो ये थे आपके क्या, 10-12 जो कारक है, कौन से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। वापस आओ, कौन कौन से थे? या आगे बढ़ जाएं, फिर रिवीजन कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में आ जाओ। कौन से में? यही था, पृष्ठभूमि पढ़ लिया सर, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। अब हम आ जाएंगे ऋतु में। ऋतु बताया था ना, ऋतु का मतलब क्या है कि 3 माह, हम यदि 3 माह की अवधि काउंट करेंगे ना, तो 4 की वजह से 12, लगभग लगभग 3 माह की अवधि को हम एक ऋतु मानते हैं। वैसे हिमालय क्षेत्र में 6 ऋतु भी है, जबकि हम दो राज्य की, हेमंत और शिशिर। लेकिन सामान्यतः हमारे 4 टाइप की ऋतुएं होती है। क्लियर है? कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, फिर कौन सी है? वर्षा ऋतु, जैसे अब चल रहा है, उसके बाद शरद ऋतु और शीत ऋतु। तो ऋतुओं में हम पहली ऋतु पढ़ लेते हैं, फिर उस रिवीजन करेंगे। देखो, पहली ऋतु मैं बता रहा हूँ। देखो आप, कौन सी ऋतु है? कौन सी ऋतुएं? पहली ऋतु पढ़ेंगे, कौन सी ऋतु है गुरुजी? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी? ग्रीष्म। ग्रीष्म को टाइम पीरियड क्या पता था? है मार्च से जून। मध्य मध्य है, मार्च से जून। अब देखो, मानचित्र से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा है, तीनों रेखाएं बता देता हूं मैं। ये कौन सी रेखा है? ये वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये वाली कौन सी रेखा हो जाएगी? ये वाली। ये वाली कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अरे धरती को बीचों बीच भूमध्य भारत से नीचे से जाएगी ना, भूमध्य रेखा है। इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। तो सूर्य कहाँ चमक रहा है? सूर्य यहाँ चमक रहा है सर। सूर्य कहाँ चमक रहा है? मार्स के अंदर सूर्य कहाँ चमकेगा? इधर चमकेगा। कहाँ चमक रहा है ये? मार्च में। मार्च में सूर्य की कंडीशन की यहाँ है कि मार्च में धरती को बीचों बीच होता है, और मार्च से जून में सूर्य को कहाँ आना है? जून में सूर्य को यहाँ आना है। कहाँ आना है? तो इसका मतलब हो गया कि सूर्य भूमध्य रेखा से जब कर्क रेखा की ओर आ रहा है, तब 3 महीनों का जो समय है, उसमें क्या क्या बातें होती है। तो मार्च से लेकर बोलो जून के बीच, बीच में। तो मार्च से, और भूमध्य रेखा भारत के अंदर से नहीं जाती, नीचे से जाती है। धीरे 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 ये सूर्य क्या करेगा? मार्च में यहाँ है और 3 महीनों में यहाँ तक आ जाना है। कहाँ तक? भारत के बीचों बीच। तो धीरे धीरे आएगा, ऐसे कूद के तो आएगा नहीं अचानक। तो धीरे धीरे आ रहा है। मान लो अप्रैल के आसपास सूर्य कहाँ पहुंच गया? अप्रैल के आसपास सूर्य कहाँ पहुंच गया? इधर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यहाँ। मई में सूर्य कहाँ पहुंच गया? यहाँ। ठीक है, मार्च में नीचे है। अब इसको देखना कि सूर्य किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। अब देखो इसमें होगा क्या। आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य ने क्या कर दिया? सूर्य जब यहाँ जलीय भाग से छोड़कर स्थलीय भाग की ओर मूव कर रहा है सूर्य, तो आपको पता है क्या चेंजेज आएंगे? क्या चेंज आएगा?
तापक्रम में चेंज आएगा। कैसे कि समुद्र तो जल्दी ठंडा जल्दी गर्म होता नहीं है, बहुत देरी से होता है, लेकिन ये जलीय भाग को छोड़कर स्थलीय भाग में आ जाएगा। स्थलीय भाग में आते ही क्या पैदा हो जाएगा, कुछ चीजें नहीं आ जाएगी। कैसे? क्योंकि सूर्य शिखर पर कब होता है? 12 बजे। उसके बाद दिन में सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है? तापमान आपको कई बार सवाल पूछा है। दिन के अंदर एक भ्रम है बच्चा में, वो तो ध्यान रखियो। आप सामान्य तौर पर नहीं लगे 12 बजे सूर्य एकदम शिखर हुआ ज्यादा गर्मी में। अरे 12 बजे शिखर हुआ, आ बात बिल्कुल सही नहीं है, सही है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने में कारण अभी सूर्य एकदम शिखर पर आया, अब तो गर्म करना चालू करेगा। तो गर्म करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? कितना टाइम लगता है? अलग से अलग है, जैसे कब कुछ बादल बादल है या ऐसे मतलब कुछ टाइम लगता है, तो उसको गर्म होने में टाइम लग जाता है धरातल को। तो इसलिए 2 बजे के बाद 2-3 के आसपास दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या नोट किया जाता है। तो होगा क्या, ये दोपहर बाद हो गया ना, तो सूर्य इस ऋतु में क्या है कि जलीय भाग को छोड़कर स्थलीय भाग पर जब आएगा, तो दोपहर बाद में धरातल का अचानक टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसलिए जब अचानक टेम्परेचर बढ़ने लगा गया, तो स्थलीय भाग पर छोटे छोटे चक्रवात पैदा हो जाएंगे, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं बम्बुलिया। क्या बोलते हैं? बम्बुलिया। तो बम्बुलिया हमेशा दोपहर बाद में स्टार्ट हुए, उसकी वजह क्या है समझे? क्योंकि बम्बुलिया क्या है, बम्बुलिया मान लो यहाँ सूर्य चमका दोपहर बाद, यहाँ इलाका क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म होते इस पर्टिकुलर इलाके की हवा गर्म होकर चली गई, और आसपास उससे तुलनात्मक रूप से ज्यादा गर्म नहीं है, तो आसपास की सारी हवाएं आएगी एक साथ। एक साथ आएगी, उस खाली स्थान को कोई नहीं भर पाएगा, इसलिए सारे गोल 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 क्या है, घूमते रहते हैं। कई बार आप में भी तो होता है ना, खाली जगह को भरने के लिए जाते हैं और 2-4 लोग और आगे, तो खाली जगह भर पाओगे क्या? नहीं, घूमेंगे सारे, बोले देखते हैं। और इस तरीके से ये क्या है, वो हवाएं ऐसे घूमने लग जाती है, अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर उड़ा लेती है, उसे हम कहते हैं बम्बुलिया देसी भाषा में। वैसे ये है एक छोटा चक्रवात, और ये ध्यान रखना हमेशा दोपहर बाद चलते हैं, अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग मार्च लास्ट या अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये दोपहर बाद बम्बुलिया एक ये छोटा क्या है, चक्रवात। सर और क्या होता है? और ये होता है कि थार के मरुस्थल में अब गर्म हवाएं क्या चलती है, गर्म लू। अब दोपहर बाद जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी मानसून तो आया नहीं है, लेकिन आंतरिक जल स्रोत है। आंतरिक जल स्रोत का मतलब क्या समझे आप? आंतरिक जल स्रोत बोलो। कोई नदी है, नहर है, कोई जलाशय है, आंतरिक जल स्रोत है, वहां से वाष्पीकरण होगा, और वहां से जब वाष्पीकरण होगा तो बादल बन जाएंगे ऊपर जाकर। अब आपको पता है कि आंतरिक जल स्रोतों में ज्यादा दम तो होता नहीं, ज्यादा पानी नहीं होता, तो बादल बन जाएंगे, बादल छोटे छोटे होंगे, ज्यादा पानी होगा नहीं। और रात को आपको पता है कि स्थल है, लैंड है, तो रात को जब अचानक टेम्परेचर गिरेगा, तो दिन के अंदर जो संवहनीय धाराओं से जो छोटे छोटे बादल बने थे, वो रात को बारिश के रूप में धरातल पर पुणे आ जाते हैं। और ये बारिश ऐसे नहीं आती, पहली बात रात होने के बाद आती है, 12 बजे के बाद, क्योंकि टेम्परेचर गिरता है। और ये जब बारिश आती है तो अकेली बारिश नहीं आती, बारिश के साथ तेज आंधी आती है, जिसे तेज अंधड़ या तेज आंधी के साथ बारिश होगी। ये बारिश बताओ मूसलाधार होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि आंतरिक जल स्रोतों से बादल बने थे, बादल बहुत छोटे छोटे हैं। तो तेज अंधड़ के साथ बारिश होगी। क्या ये मानसून की बारिश है क्या? नहीं है। तो इस बारिश का नाम क्या हो जाएगा? मानसून पूर्व बारिश। और ये मानसून पूर्व बारिश ये नहीं है कि कई जगह होती है, इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं? नार्वेस्टर। असम में क्या बोलते हैं? असम में चाय वर्षा, चाय के लिए अच्छी होती है। बारदोली की छीड़ा। काल बैसाखी कहाँ बोलते हैं? पश्चिम बंगाल में। केरल या दक्षिणी भारत में क्या बोलते हैं? अमर वर्षा, मैंगो सावर, फूलों की बौछार। और कर्नाटक में क्या बोलते हैं? कहवा वर्षा या कॉफी वर्षा। तो ये सारी तमाम चीजें क्या हो रही है, इसमें हो रही है। तो बताओ सर, इसमें क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना। सूर्य क्या कर रहा है? जलीय भाग से छोड़कर कहाँ आ रहा है? स्थल की ओर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, दोपहर बाद जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या पैदा होगा? चक्रवात, जिसे क्या कहते हैं? भंबुल्या। क्लियर? मैं यहाँ लिख रहा हूँ थार के मरुस्थल में, ये थार है, थार के मरुस्थल में क्या चलेगी? लू। लू के अगुर्जी गर्म हवा उत्तर भारत के इलाकों में ये क्या कर देती है? टेम्परेचर अचानक बढ़ा देती है। और क्योंकि इससे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो उससे दोपहर बाद तो चक्रवात मतलब बम्बुलिया पैदा हो जाए, और दोपहर बाद के अंदर को क्या होती है, सेवेनीय धाराएं,
सेवेनीय धाराओं से क्या हो जाएगा, आंतरिक जगह जगह जल स्रोत है, आंतरिक जल स्रोत, इससे क्या होगा, वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण से क्या हो गया, छोटे क्या बन जाएंगे, बादल। जो रात में जब तापमान कम होगा तो ये बादल क्या करेंगे, तेज अंधड़ के साथ, तेज अंधड़ के साथ क्या कर देगा, बारिश, तेज अंधड़ के साथ बारिश, ये मूसलाधार होगी क्या, अल्प होगी। बात समझ में आई। क्या लिखा, एक ही बात याद रखनी है, जलीय भाग को छोड़कर स्थलीय भाग में आ गया। दोपहर बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो दिन में तो बम्बुलिया जाल जी, और दिन में सेवेनिया धारा आंतरिक जगह जल स्रोत है, जल स्रोत, उससे वाष्पीकरण होगा, बादल बन जाएगा, और ये बादल रात को जब तापमान कम होगा तो तेज अंधड़ के साथ वर्षा होगी, वर्षा क्या होगी, अल्प होगी। वैसे थार के मरुस्थल में क्या चलेगी, लू। अब मैं लिख रहा हूँ जो बातें आपको बताई है, ये है गुरुजी असम, असम लिख दिया, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो असम वाली बात लिख देता हूँ। गुरुजी असम में के वे असम व बारदोली की छीड़ा, हाँ असम में ध्यान रखना, बारदोली की छीड़ा, ये बारिश को नाम है, बारदोली की छीड़ा, चाय को फायदा होते है, इसे चाय वर्षा, कहाँ, असम। सर वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में है काल बैसाखी, बंगाल तो काल, क्या कहेंगे, काल बैसाखी, कहाँ है, WB। और वैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट इसमें क्या कहेंगे, पूरे इस इलाके में क्या कहेंगे पता है, पूरा क्या बोलेंगे, नार्वेस्टर, क्या बोलेंगे, नार्वेस्टर, पूरे इलाके में नार्वेस्टर। असम के अंदर पर्टिकुलर बारदोली की छेड़ा, चाय वर्षा, चाय होती है ना असम में, चाय के लिए ठीक होती है। बंगाल में क्या बोलेंगे, बंगाल काल वैशाखी। इधर आप देखो सर, यहाँ क्या होगा, यहाँ है केरल, केरल बोल दो या दक्षिणी भारत बोल दो, इसे क्या बोलेंगे, आम्र वर्षा, क्या बोलेंगे, आम्र वर्षा, मतलब मैंगो सावर, अरे के बोले है, मैंगो सावर ही बोले, या इसे बोलेंगे फूलों की बौछार, क्या, फूलों की बौछार, क्योंकि इन टाइम में आम लगभग लगभग पक्के डवे, 10-15 दिन बाद आम फूल पकेगा, लेकिन बारिश के सागे कि एक आम जल्दी पक गए, बारिश के सागा आम नीचे गिर जावे जना के आम की वर्षा है, आमर वर्षा, फूलों की बौछार। सर इधर क्या होगा, सारी बातें लिखी हुई है। इधर आपका क्या है, कर्नाटक, तो कर्नाटक में इसे क्या बोलते हैं, कर्नाटक में क्या बोलते हैं, नीचे निकाल के इधर लेके आए, सुनो ध्यान से, कर्नाटक में क्या कहते हैं, कर्नाटक में कहेंगे चेरी ब्लॉसम, क्या बोलेंगे, चेरी ब्लॉसम। कॉफी, कहवा के लिए लाभदायक है, तो कहवा वर्षा, कहाँ कहेंगे, मैं कर्नाटक, नाटक कौन करे हैं, कर्नाटक, कॉफी, कहवा वर्षा, याद रहे जैसे, नाटक कौन करे थे कि नहीं, कॉफी कौन, कॉफी पियोगे, चाय पियोगे कि नहीं, नहीं नहीं पीता या है, नाटक करते हैं। ठीक है, फिर समझ गए बात, नाटक कौन करे, करते ना नाटक, तुम तो नहीं करते नाटक, शाबाश बहुत बढ़िया। हाँ, तो समझ में आ गई कि धर बात, किसी नाटक वाली, हाँ आ जाओ। आज हमने जो भी पढ़ा है उसको हम देखेंगे। जलवायु चल रहा था, जलवायु में प्रभावित करने वाले कारक तीन तो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से सर, हैं, अक्षांश की स्थिति, समुद्र तल से दूरी, और समुद्र तट से ऊंचाई। आज हमने पढ़ा है ऊंचावाच, धरातलीय ऊंच नीच है, वो देखो अलग अलग एग्जाम्पल देके बताए थे, जलवायु को प्रभावित करते हैं सर। पर्वत की स्थिति, हिमालय चित्र में देखो, मानसूनी हवाओं को रोक करके बारिश करता है और शीत लहर से भारत को बचा लेता है। ठीक है,
मृदा का स्वभाव, कार्बन चक्र के माध्यम से मृदा में कार्बन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर क्या हो गई, कम। यदि कार्बन मृदा में ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम। यदि इधर ज़्यादा है कार्बन तो उधर क्या हो जाएगा, कार्बन मृदा में ज़्यादा है तो ऊपर कम, और यदि इधर मृदा में क्या है, कम, तो उस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। और भी आपको बातें बताई थी सर। वर्षा और मेघ, जैसे भूमध्य रेखा के आसपास वर्ष भर क्या है, बादल छाए रहते हैं, तो दो चीजें होगी, एक तो टेम्परेचर कम होगा, बादल रोक लेंगे। दूसरा, बादल है तो संभावना है कि बारिश होगी, बारिश होने के बाद तो सारी चीज हो जाएगी। बारिश है तो वनस्पति, वनस्पति तो आर्द्रता, आर्द्रता है तो फिर बारिश, फिर वो चक्कर बन गयो, फिर चक्कर में बारह आएगी। एक बार चक्कर बन गया तो फिर बाहर नहीं आ पाएगा, है ना, आगे बढ़ जाएंगे। और जहाँ खुला आसमान है वहां सूर्य सीधा सीधा आएगा, धरती को पूरा क्या कर देगा, गर्म है। आगे बढ़ जाए सर, ये भी समझ में आ गया। आप देखें नेक्स्ट, जल और स्थल का वितरण। यदि जलीय भाग ज्यादा है तो जलवायु समकारी प्रभाव की होगी, और स्थलीय भाग ज्यादा है तो विषमकारी होगी। एल निनो और ला निनो। एल हॉट जो है गर्म जल धारा है तो हमारे मानसून को कमजोर करती है। ला नीनो कोल्ड है तो हमारे मानसून वो तगड़ा होता है, सामान्य से तगड़ा होता है। वानस्पतिक वन और जंगल घने हैं तो आर्द्रता ज्यादा, आर्द्रता ज्यादा तो बारिश ज्यादा। अब ऋतु में पहला ही पढ़ लिया था, ग्रीष्म ऋतु जून से सॉरी मार्च से जून, मतलब सूर्य को ट्रेवल करना है कहाँ से कहाँ, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा। क्या करेगा, जलीय भाग को छोड़ेगा, स्थलीय भाग में आएगा, दोपहर बाद क्या होगी, गर्मी, गर्मी होगा तो चक्रवात बमूलिया, और आंतरिक जल स्रोतों में बन जाएगा सेमेनी धारा चलकर बादल। रात को जब तापमान गिरेगा तो तेज अंधड़ के साथ बारिश होगी। इस बारिश को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहवा वर्षा कहते हैं, दक्षिणी भारत या केरल में मैंगो सावर या आम्र वर्षा या फूलों की बौछार। नार्वेस्टर पूर्वोत्तर भारत में कहेंगे। असम के अंदर बारदोली की छीड़ाचाई वर्षा, जबकि काल बैसाखी कहाँ कहेंगे, पश्चिम बंगाल में। और हमारे राजस्थान के थार के मौसम में गर्म हवा लू चलेगी जो टेम्परेचर को बढ़ा देगी, उत्तर भारत का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कल से हम ऋतु के अंदर दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा, वर्षा ऋतु। बात समझ में आई कि नहीं है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है।